Welcome to my channel. I hope you are all doing well. In today's video, we are going to explore two important concepts in English literature: subjective poetry and objective poetry. In this video, we will understand what subjective and objective poetry mean, discuss their characteristics, and look at how they differ from each other. So, without further delay, let's begin. तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री ये पर्सनल होती है, इमोशनल होती है, इंट्रोस्पेक्टिव होती है। इंट्रोस्पेक्टिव मीन्स यू थिंक अ लॉट अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड एंड हार्ट। और ये जो सब्जेक्टिव पोइट्री है वो पोएट्स की फीलिंग्स, थॉट, एक्सपीरियंसेस एंड ओपिनियंस हमें बताती है। तो ऑफकोर्स सब्जेक्टिव पोइट्री पर्सनल होती है। ये पोइट्स की खुद की रिफ्लेक्शन, वो उसने क्या देखा है, क्या सुना है, और उस पे उसके क्या ओपिनियंस है, क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है, ये हमें उस पोएम में दिखाई देता है। लिरिक और एलिजी सब्जेक्टिव पोएम्स में आते हैं। सैफो जो है वो सब्जेक्टिव पोएट्री की अर्लीस्ट एग्जाम्पल है। अब सैफो कौन है? तो सैफो एक फीमेल एंशिएंट ग्रीक पोएट है जिसने लिरिकल पोएट्री लिखी थी, और वो फेमस थी उसके इंटेंस पैशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ लव के लिए। उसका जन्म हुआ था आइल ऑफ लेस्बोस में, और इसीलिए उसे फर्स्ट लेस्बियन पोएट भी कहा जाता है। सैफो के बारे में बहुत कम पता है क्योंकि उसका जन्म अराउंड 620 BC में हुआ था और अप्रॉक्सीमेटली उसकी डेथ 50 ईयर्स लेटर हुई थी। तो हमें उसके बारे में बहुत कम पता है। इसीलिए उसके पोइट्री के बारे में भी हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बहुत सारे उसके पोएम्स हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं, दो हमें कुछ पोएम्स मिले हैं और उनमें से एक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। वो पोएम है फ्रैगमेंट 31। इट इज़ एन ओड टू द बिलव्ड। उसमें से कुछ लाइन्स मैं आपको बताऊँगी और वो लाइन्स ऐसे है: He seems to me equal to gods, that man, whoever he is, who opposes you, sits and listens close to your sweet speaking. So in this fragment, Sappho describes the jealousy and physical symptoms she feels watching someone else speak with the woman she loves. She doesn't describe the woman objectively but rather focuses on her own experience of emotional turmoil. तो इस पोएम में हमें देखने को मिलता है कि कैसे वो जिसे पसंद करती है उसे किसी और के साथ देख के उसे कैसे फीलिंग्स होती है। तो वो उसका डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्टिवली नहीं देती कि वो वुमन कैसी थी, या उसका कुछ भी ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब नहीं करती, बट रादर फोकस किस पे करती है, खुद के एक्सपीरियंस और इमोशनल टर्मोइल पे कि उसको क्या फील हो रहा था। फॉर एग्जांपल जेलसी। सो सैफोस पोएट्री इज़ अ लैंडमार्क इन द शिफ्ट फ्रॉम एपिक टू लिरिक। उसके पोएम्स में हमें पर्सनल इमोशंस दिखते हैं। हर पोएम फोकस ऑन लव, लॉन्गिंग, डिज़ायर, जेलसी एंड हार्ट अटैक। उसके पोएम में हमें फर्स्ट पर्सन वॉइस दिखता है। लाइक सैफो यूजेस आई फ्रिक्वेंटली, मेकिंग हर वॉइस सेंट्रल टू हर पोएट्री। दिस क्रिएट अ डीपली पर्सनल एंड कन्फेशनल टोन दैट वाज रेयर इन एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर एट द टाइम. And she focuses on women and relationship. Her poems often center around female communities, emotional bonds, and sensual attraction between women. These themes highlight a subjective interior world rarely preserved in male-dominated classical text. So, हाँ, और एक बात कि उसे 10th muse भी कहा जाता था. So this is all about Sappho and subjective poetry. Then moving to objective poetry. Objective poetry present external facts, events, or stories in a detached and impersonal manner. The poet stays in the background and does not impose their personal feelings. Detached means separate. So, opposite to subjective poetry, जिसमें सिर्फ पर्सनल बातें होती थी, ऑब्जेक्टिव पोइट्री में कुछ भी पर्सनल नहीं होता, वो इम्पर्सनल होती है। पोएट
खुद के बारे में, खुद की फीलिंग्स, इमोशन के बारे में अपने पोएम्स में नहीं लिखता। वो कुछ भी पर्सनल नहीं लिखता। पोएट वही डिस्क्राइब करता है जो उसने देखा है, सुना है, पर उसके बारे में उसका खुद का क्या ओपिनियन है वो कभी डिस्कस नहीं करता। ज़्यादातर फोकस ऑफ अटेंशन किस पे होता है? आउटवर्ड और प्रेजवर्दी एक्ट, थ्रिलिंग ऑकरेंस पे और अ ब्यूटीफुल साइड पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पोएट कहीं बाहर घूमने गया है, उसको बहुत अच्छी सीन दिखी है, ब्यूटीफुल सीन, तो उसे वो अपने पोएम में लिखेगा। बट उसे उस सीन को देखकर उसको क्या फील हुआ वो उस पोएम में नहीं लिखेगा, क्योंकि वो इम्पर्सनल ऑब्जेक्टिव पोएट्री है। वो सिर्फ वो लिखेगा जो वो दिख रहा है, उसे जो सुनाई पड़ रहा है वहाँ पे, या उसे जो दिख रहा है। एपिक, ड्रामा और बैलेड इस टाइप के पोएट्री में आते हैं, और इसका बहुत अर्लीस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, वो है होमर। तो हम होमर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो होमर एक ब्लाइंड पोएट था ऑफ एंशिएंट ग्रीस। जैसे कि वो ऑब्जेक्टिव पोएट्री लिख रहा था और हमें ऑब्जेक्टिव पोएट्री के एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम यहाँ पे भी देखेंगे कि सब्जेक्टिव पोएट्री की तरह वो फर्स्ट पर्सन वॉइस में बात नहीं करता। होमर हमेशा अपनी फीलिंग्स भी कभी शेयर नहीं करता था। उसकी नैरेटिंग वॉइस omniscient थी। He tells us what happens, what people feel, even what the gods are doing, but never what he thinks or feels. His poem describe heroic deeds, battles, voyages, and mythical adventure. For example, in Iliad and Odyssey, the focus is on characters like Achilles, Hector, Odysseus, not on the poet himself. Homer explores universal themes like honor, pride, fate, loyalty, heroism, but he does so through story, not self-reflection. His use of extended similes, dialogue, and rich descriptive details shows the world as it is, not filtered through emotion or opinion. So, you may find what is simile. So, it is a figure of speech which compares two different things using the words like or as. होमर के बारे में बात करें तो उसके बारे में भी बहुत कम पता है. Even to this day, many scholars are not certain that he even lived at all. It is claimed that he was a soldier, since in his poetry he shows great familiarity with the tactics of war, and that toward the end of his life he became blind and wandered old and poor and a beggar from city to city, reciting his verses in the public squares of Greece. So हम होमर की बहुत ही फेमस पोएम्स डिस्कस करेंगे, जो है The Iliad and the Odysseys. Homer's great epics, The Iliad and the Odysseys, tells the story of Trojan War that followed the abduction of Helen of Troy and the wanderings of Ulysses after the war. They were performed every 4 years at the famous Panathenaic festivals in ancient Athens and are among the world's oldest literary treasures. अगर हम द इलियड का बुक 1 लाइन 1 to 7 ले तो वो ऐसे होंगी. Sing, goddess, the anger of Achilles, son of Peleus, that brought countless ills upon the Achaeans. Many a brave soul did it send hurrying down to Hades, and many a hero did it yield a prey to dogs and vultures. For so were the counsels of Zeus fulfilled. So, Homer does not insert personal judgment and Achilles' anger. He simply presents it as a fact that led to destruction. He states the consequences of the wrath, death, or suffering without emotional commentary. Events are told in a third-person detached style, focusing on what happened, not how the narrator feels about it. This is a hallmark of Homeric style. Even though the content is emotional and dramatic, the tone remains formal and impartial, which is what makes it an objective expression. So,
आपको पता चल गया होगा। इन सब्जेक्टिव पोइट्री हम पर्सनल फीलिंग्स इमोशंस पोएम में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव पोइट्री में कुछ भी पर्सनल नहीं होता। And that brings us to the end of today's video. I hope this discussion helped you understand the difference between subjective and objective poetry in a clear and simple way. If you found this video helpful, please give it a thumbs up, share it with others who are interested in literature, and don't forget to subscribe to the channel for more videos on poetry and literary studies. Thank you so much for watching, and I will see you in the next video. Until then, keep reading, keep learning, and keep enjoying literature. Goodbye.